हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स एंड नॉट ऑब्स्टिकल्स। यानी कि सफलता का एकमात्र चाबी क्या है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए, उसी को अपने ध्यान में रखिए, ना कि उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनके ऊपर। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको नज़रअंदाज करना है, बट ये है कि समस्याओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा उनके बारे में चिंतित नहीं होना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वापस उसमें आना है, वापस अपने गोल की तरफ अग्रसर रहना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एस एस सी जी एल 2025। डोनाल्ड ट्रंप इज नो पीस मेकर। की डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई शांति दूत नहीं है, शांति बहाल करने वाले व्यक्ति नहीं है। वाइल आउट ऑफ पावर, जब वो सत्ता से बाहर थे, ही रेल्ड अगेंस्ट अमेरिकाज फॉर एवर वॉर। सब उन्होंने रेल्ड अगेंस्ट मतलब क्रिटिसाइज करा अमेरिका की जो हमेशा युद्ध में रहने की जो नीति है उसको क्रिटिसाइज करा। उन्होंने बोला कि हमारे इतने ट्रूप्स जो हैं अफगानिस्तान में है और ईरान में है और इसराइल में है, पता नहीं कहाँ कहाँ है उनके ट्रूप्स हैं, तो हम उनको वापस बुला लेंगे, हम ये फॉर वॉर को मैं सबको रोक दूंगा। ही क्लेम दैट इफ ही वर द प्रेसिडेंट, उन्होंने दावा किया कि अगर वो प्रेसिडेंट होते, द यूक्रेन वॉर वुड नेवर हैव स्टार्टेड, तो यूक्रेन युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ट्रंप ने ये भी वादा किया था कि जैसे ही आएंगे विद इन 24 आवर्स वो यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। राइट। द ट्रंप बेस ब्लेम्ड अमेरिकाज ग्लोबलिस्ट फॉर इट्स फॉरएवर वॉर। ट्रंप का जो कैंप था, ट्रंप का जो बेस था, यानी कि उनका जो कैंप था, उनका जो खेमा था, उन्होंने आरोप लगाया अमेरिका के ग्लोबलिस्ट के ऊपर। ग्लोबलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो ग्लोबलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ग्लोबलिज्म मतलब कि एक ऐसा आइडिया जहाँ पे इंटरकनेक्टेड कोऑपरेशन होना चाहिए देशों के बीच में। तो बोल रहे हैं कि अमेरिका के जो ग्लोबलिस्ट लोग हैं वही इस फॉरएवर वॉर को प्रेरित करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। येट ऑन मिस्टर ट्रम्प्स वॉट, फिर भी आज उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में इसराइल, वॉशिंगटन क्लोजेस्ट एलाई, इसराइल जो कि अमेरिका का सबसे निकटतम दोस्त है, सहयोगी है, बिगैन अटैकिंग ईरान ऑन जून 13 2025। उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करने की शुरुआत कर दी 13 जून 2025 को। इवन एज द यूएस एंड ईरान वर स्टिल इन टॉक्स, वो भी तब जब यूएस ईरान के बीच में बातचीत अभी चल रही थी। एट फर्स्ट, पहले तो, मिस्टर ट्रंप एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो स्टेटेड दैट अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर। तो पहले तो मिस्टर ट्रंप और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन दोनों ने कहा कि इस वॉर में अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। एंड वार्नड ईरान अगेंस्ट टारगेटिंग यूएस सोल्जर्स और बेसिस इन द वेस्ट एशिया। और उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि आप यूएस के सोल्जर्स या यूएस के जो बेसिस हैं वेस्ट एशिया में उनको टारगेट ना करें। ईरान डिड नॉट, और फिर ईरान ने नहीं किया टारगेट उनको। राइट। तेहरान रिस्पॉन्स वॉज डायरेक्टेड सोलली एट इसराइल। तेहरान यानी कि ईरान, ईरान का जो रिस्पॉन्स था, जवाबी कार्रवाई थी, वो केवल और केवल इसराइल तक सीमित थी। द एग्रेसर, अब इसराइल कौन है? अग्रेसर, जो आक्रामक है, जो उग्र है। ठीक है। बट अ वीक लेटर, लेकिन एक हफ्ते बाद, when Israel was struggling to intercept Iranian ballistic missiles, जब इसराइल परेशान हो रहा था, वो नहीं इंटरसेप्ट मतलब बीच में रोक पाना या बीच में हस्तक्षेप कर पाना, किस चीज में? ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा था। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ड्रॉप्ड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एट फोर्डो। तो तब अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स, जो होते हैं बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स मतलब बंकर्स के, वो एक्चुअली जमीन में काफी इंच गहरे गड़ के फिर ब्लास्ट होते हैं। तो अगर नीचे किसी ने बंकर भी बनाया होगा तो वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे बॉम्ब्स उनने गिराए फोर्डो में। ईरान मोस्ट हेविली फोर्टिफाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब फोर्डो क्या है? फोर्डो वो जगह है जो ईरान की सबसे फोर्टिफाइड मतलब किलाबंद, किलाबंद यानी कि वहां पे बहुत कड़ी सुरक्षा है, ऐसी न्यूक्लियर क्षमता है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की। वाइल यूएस सबमरीन्स फायर्ड टॉम हॉक missiles at the Natanz and इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट्स। और वहीं यूएस के जो सबमरीन्स थे उन्होंने टॉम हॉक मिसाइल्स फायर करी नटान्स और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पे।
दिस इज नाउ अनमिस्टेकेबली मिस्टर ट्रम्प्स वॉर। अब इसको आप किसी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये गलती से हम मिस्टर वॉर का बात कर रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प ने युद्ध की बात कह दी होगी वरना वो युद्ध की बात नहीं बोल रहे। इसमें कोई डाउट नहीं है, अनमिस्टेकेबली मतलब ये अनडाउटेडली ट्रम्प का ये युद्ध ही है, ट्रम्प ने युद्ध छेड़ दिया है। ही केम टू पावर प्रोमिसिंग पीस। उन्होंने जब सत्ता में आए थे तब वचन दिया था कि वो शांति बहाली करेंगे। एंड इन जस्ट 6 months, और अभी उनको सत्ता में आए केवल 6 महीने हुए हैं, ही हैज बिकम अ वॉरमंगर एंड ग्लोबलिस्ट अग्रेसर। तो वो भी एक वॉरमंगर, वॉरमंगर वो व्यक्ति होता है जिसको और ज्यादा युद्ध पसंद है। मतलब आप ऐसे समझ लो, वॉर मांगो और, है ना, वॉर मॉन्गर बन रहा है ना, तो मॉन्गर का मतलब मांगो और, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो वॉर मॉन्गर बन गया है वो, यानी कि और ज्यादा युद्ध का भूखा, और ज्यादा युद्ध का प्रेरित बन गया है। और ग्लोबलिस्ट अग्रेसर, और ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है उसको वहां पे जाके हस्तक्षेप करना है, तो ऐसा व्यक्ति वो बन गया है। When it comes to wars, जब wars की बात आती है, the US hardly learns from its mistake। तो ऐसे में यूएस जो है अपनी गलतियों से कम ही कभी कुछ सीखता है। इट इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 2001। यूएस ने अफगानिस्तान को 2001 में इन्वेड करा, उसके ऊपर कब्जा किया, वॉइंग टू डिस्ट्रॉय अल कायदा। और जब उनने कसम खाई थी कि वो अल कायदा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिफीट द तालिबान एंड डेमोक्रेटाइज द कंट्री। अलकायदा को डिस्ट्रॉय करेंगे, तालिबान को डिफीट करेंगे यानी कि हराएंगे, और इस देश को डेमोक्रेटाइज कर देंगे यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का स्थापन कर देंगे। बट 20 years लेटर, लेकिन 20 साल बाद, इट हैंडेड इट बैक टू द तालिबान। तो उनने इसको तालिबान के हाथों में छोड़ के भाग गए। अब देखो, ये अमेरिका ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं सीखा, लेकिन दुनिया ने अमेरिका के कार्यकलापों से सीखा है नहीं सीखा, वहां पे ज्यादा बात डिपेंड करती है। क्योंकि अमेरिका को तो क्या फर्क पड़ेगा, उसके अफगानिस्तान तबाह हो रहा है, अमेरिका को क्या इससे फर्क पड़ रहा है। अमेरिका अलग देश है, वहां पे वो अपना मजे से रह रहा है, उसके देश के नागरिक वहां पे मजे से रह रहे हैं। फर्क किसको पड़ा, ताले अफगानिस्तान के लोगों को फर्क पड़ा। तो ये दुनिया को समझना चाहिए कि जहां अमेरिका इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है, वहां पे पीछे तबाही छोड़ के जाता है वो। तो बेहतर है कि हमारे देश के मसलों में अमेरिका इंटरफेयर ना करे। इट इन्वेडेड, उसने इन्वेड करा, कब्जा करा, एंड डिस्ट्रॉयड इराक इन 2003। उसने इराक को के ऊपर कब्जा करा और उसको तबाह कर दिया 2003 में। लाइंग दैट बगदाद पोजेस्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये झूठ बोलते हुए कि बगदाद में मास डिस्ट्रक्शन के यानी कि जनमानस की तबाही के वहां पे वेपन्स पड़े हैं। इट इन्वेडेड, उसने कब्जा किया, एंड डीस्टेबलाइज लिबिया इन 2011। उसने कब्जा किया और डीस्टेबलाइज कर दिया यानी कि अस्थिर कर दिया लिबिया को 2011 में, इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग लिबियंस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। इस नाम पे कि वो लिबिया लिबिया के जो नागरिक हैं उनको उनकी सरकार से बचा रहे हैं। इन द केस ऑफ ईरान, अब अगर ईरान की बात करें, अमेरिका's इंटेलिजेंस एजेंसीज कंक्लूडेड इन मार्च दैट ईरान डिड नॉट हैव एन एक्टिव वेपनाइजेशन प्रोग्राम। तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने मार्च में ये निष्कर्ष निकाल दिया, अपने जितने भी उन्होंने रिसर्च वगैरह करी होगी उससे ये निष्कर्ष निकाला है कि ईरान के पास में कोई भी एक्टिव एक्टिव मतलब अभी करंटली में काम करता हुआ वेपनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है। फिर भी अमेरिका को पता नहीं कहाँ से भूत सवार होता है इसराइल को। ईरान once signed a nuclear agreement with the US। ईरान ने एक बार न्यूक्लियर अग्रीमेंट यूएस के साथ में साइन करा था, एंड अदर मेजर पावर, और दूसरे जो बड़ी देश हैं, बड़े पावर्स हैं उनके साथ में, एंड एक्सेप्टेड चेक्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और उन्होंने कहा, उन्हें स्वीकार करा कि जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस यानी कि रोक टोक या फिर नियम कायदे कानून लगाए जाएंगे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उसको वो एक्सेप्ट करता है। इट वॉज मिस्टर ट्रम्प हु टोर अप द डील। अब वो मिस्टर ट्रम्प ही थे जिनने इस पूरी डील को रद्द कर दिया। ईरान अगेन ज्वाइन टॉक्स विद द यूएस। फिर ईरान ने फिर से यूएस के साथ में बातचीत स्टार्ट करी, एंड इट वॉज बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर, हु डिस्ट्रॉयड डिप्लोमेसी दिस टाइम। तो इस बार बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे जिन्होंने इस पूरी कूटनीतिक बातचीत को तबाह कर दिया। अब एक बहुत दबे स्वर में आवाज ये भी उठती है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो जगह जगह युद्ध छेड़ के बैठे हुए हैं और कहीं पे भी वो समझौते के लिए तैयार नहीं है, उसका पर्पस ये है कि जब जैसे ही नॉर्मलसी स्थापित हो जाएगी इसराइल में तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उनको सत्ता से जाना पड़ेगा, और उनके ऊपर इम्पीचमेंट के और बहुत सारे जैसे केसेस है वैसे चलाए जाएंगे। इस डर से वो कहीं पे भी नॉर्मलसी स्थापित नहीं होने दे रहे। दिस वॉर
will have serious consequences for West Asian stability। अब ये जो युद्ध है इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे वेस्ट एशिया में स्थिरता के ऊपर और ग्लोबल ऑर्डर में। Major powers will now have less incentives to trust Mr. Trump's overture for dialogue। बोल रहे हैं जो बड़े देश हैं अब वो क्या कर रहे हैं, जो मेजर अच्छे बड़े देश हैं, इंपॉर्टेंट देश हैं, वो कम ही विश्वास कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प के ओवरचर्स, यानी कि जो फ्रेंडली बातचीत है उसके ऊपर कम विश्वास कर रहे हैं। स्मॉलर पावर्स विल हैव ग्रेटर इंसेंटिव्स टू जॉइन द आर्म्स। और जो छोटे देश हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा कि अगर वो इस हथियारों की दौड़ में शामिल होते हैं तो फॉर देयर ओन सर्वाइवल, अपने भले के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। नॉर्थ कोरिया विल नेवर गिव अप इट्स न्यूक्स। अब नॉर्थ कोरिया है वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं उसको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। इफ ईरान regime survives this storm, अगर ईरान की जो अभी की सरकार है, अभी का जो शासन है, वो इस स्टॉर्म यानी कि इस आंधी को, इस तबाही को सरवाइव कर जाता है, झेल जाता है, इट कुड सीक टू रिबिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ऐसा हो सकता है कि वो फिर से कोशिश करे, प्रयास करे कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से रीबिल्ड करे। इफ इट डिसाइड्स टू स्ट्राइक अमेरिकन बेसिस, अगर ईरान डिसाइड करता है कि वो अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला करेगा, द वॉर कुड स्पायरल इनटू समथिंग मोर डेंजरस। तब ये युद्ध जो है घूम फिर के किसी और खतरनाक दिशा में जा सकता है। Mr. Netanyahu's unchecked militarism, which is in part aimed at protecting his hold on power at home। देखो वही बात आगे जो मैंने कहा था कि मिस्टर नेतान्याहू का जो अनचेक बे रोक टोक मिलिटरिज्म है, जो अपने सैन्य ताकत वो आजमा रहे हैं बिना रोक टोक, जिसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा ये भी है, कुछ इसका उद्देश्य ये भी है कि वो घर में यानी कि इजराइल में अपनी पावर को बचा सके, उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाए सके। हैज प्लंज्ड द रीजन इनटू अ डीप सिक्योरिटी एबिस। उसने इस पूरे इलाके को, जो गल्फ का जो इलाका है, इसको एक बहुत ही गहरे सिक्योरिटी क्राइसिस में धकेल दिया है। मिस्टर ट्रम्प has made it catastrophically worse by turning Israel's war into America's war। और मिस्टर ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने भी बड़े ही विनाशकारी रूप से स्थिति को और ज़्यादा गंभीर कर दिया है जब उन्होंने इजराइल के वॉर को अमेरिका का वॉर समझ लिया। डार्कर डेज लाई अहेड फॉर वेस्ट एशिया। तो अब ऐसे में जो आने वाले दिन हैं वेस्ट एशिया के लिए और ज़्यादा अंधकार भरे हैं और ज़्यादा गंभीर हैं। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी शांति नहीं दिख रही है कहीं पे भी, बट ये भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ऑल आउट वॉर होने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो इंडिविजुअली इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं ओपनली, या फिर इस वॉर के फेवर में नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो गया, पैलेस्तीन गजा गजा इसराइल कन्फ्लिक्ट हो गया। इन कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। तो इस चीज़ की संभावना कि एक ऑल आउट वॉर हो जाएगा, न्यूज़ चैनल जैसा कि पोर्ट्रे करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, संभावनाएं कम है। बट हाँ, जब तक अमेरिका में ट्रम्प है तब तक स्थिति 50-50 वाली हो सकती है। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? क्रिटिकल एंड एक्यूजिटरी, यानी कि आरोप लगा रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, आरोप लगाए गए यूएस के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि भाई कहते तो तुम बड़े थे कि मैं शांति का दूत हूँ, मैं शांति स्थापित कर दूंगा, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, अब कैसे जगह जगह पे युद्ध छेड़ी जा रहे हो। तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अमेरिका की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसराइल को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The success of US foreign policy in preventing wars। जो US फॉरेन पॉलिसी को सफलता मिली है वॉर्स को रोकने में, तो कोई भी वॉर रोक तो पाया नहीं अभी तक, और ज्यादा तबाही मचाई जा रहे हैं। द डेंजर्स ऑफ यूएस मिलिटरिज्म एंड ट्रम्प्स रोल इन एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल करेक्ट है। यूएस का जो मिलिटरिज्म है उसके खतरे, और ट्रम्प का जो रोल है किसी भी समस्या को और ज्यादा बढ़ाने में, किसी भी कन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ाने में, उसके बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ पे इसराइल का मिलिटरिज्म भी आना चाहिए था। What can be inferred about Donald Trump's foreign policy approach during his presidency?
तो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच कैसा रहा है उनकी शासनकाल, उनके राष्ट्रपति शासन के दौरान में। तो देखो, पहले उन्हें जब नहीं थे सत्ता में तब तो प्रॉमिस करे थे कि मैं शांति बहाल करूंगा, मैं शांति दूत हूँ, मैं अपने सैनिकों को वापस बुला लूंगा, मैं अपनी फौजों को वापस बुला लूंगा, मैं ये कर। पर अब क्या दिख रहा है, वो फिर युद्ध, यूक्रेन वॉर में भी उन्होंने बोला कि भाई हम रशिया को सपोर्ट करेंगे, हम आपको वो नहीं देंगे, तो रशिया को वो सपोर्ट करेंगे, विच मीन्स जो बाकी वेस्टर्न एलाइज हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते कि रशिया वापस से सोवियत यूनियन बने। और यूक्रेन उस दिशा में नाटो फोर्सेस में कदम करने के लिए बहुत एक अहम और महत्वपूर्ण एक देश है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो गलतियां हैं डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आने के बाद देखने मिल रही हैं। He maintained consistent efforts to withdraw America from all global conflicts. इनकरेक्ट है। निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी दो देशों की आपस की लड़ाई हो, उसमें मैं बीच में घुस जाऊं, फिर मेरे को बोले अरे वाह आप तो वर्ल्ड पीस ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी हो। ऐसा तो हो ही नहीं रहा, जहां देखो वहां पे खलबली मचा रखी है। He prioritized diplomacy with Iran and succeeded in reaching long-term peace. Incorrect है। उनने ईरान के साथ में डिप्लोमेसी को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि बातचीत जारी थी। अगर इसराइल ने हमला किया भी तो वो इसराइल को रोकते, अगर उनको डिप्लोमेसी चाहिए थी, है ना, वो चाहते बातचीत के जरिए से, तो इसराइल को रोकते वो। अगर नहीं रोक पाए, इसराइल ने नहीं बात मानी, तो एटलीस्ट इसराइल को धमकाते। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है कि इसराइल को नहीं धमका सकता, दुनिया के हर देश को धमकाता है, कि इसराइल को नहीं थोड़ा सा डरा सकता था, पर नहीं किया। He followed Barack Obama's policy of regional containment in West Asia. Incorrect है, ऐसा कुछ हमने पैसेज में नहीं पढ़ा। He shifted from a promised peace agenda to aggressive military intervention. Option D is correct. कि उन्होंने वादा किया था कि हम भी शांति बहाली करेंगे, पर वो तो फिर खुद ही एक अग्रेसर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। According to the passage, what triggered the current US-Iran conflict under Donald Trump? किस वजह से यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट जो है बढ़ गया? तो इसराइल ने अटैक करा ईरान के ऊपर, ईरान ने अटैक करा इसराइल के ऊपर। पहले तो जवाबी कार्रवाई खेल रहे थे, पर जब इसराइल को भाई उनके जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं वो मिल नहीं रहे थे, उनका न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जो बोलते हैं कि अंडरग्राउंड है, वो मिल नहीं रहा था, तो फिर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने अपने वो जो बंकर डिस्ट्रॉय वाले विमान, सॉरी, बॉम्ब्स होते हैं, वो लॉन्च कर दिए। उनकी सबमरीन्स ने भी अटैक कर दिया। तब जाके ईरान की तरफ से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ गया। ठीक है। ईरान लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एट यूएस बेसिस इन वेस्ट एशिया, तो ऐसा अभी तक ईरान ने नहीं किया। Israel's unilateral attack on Iran during ongoing US ईरान टॉक्स, बिल्कुल करेक्ट है कि इजराइल ने एक तरफा ही अटैक कर दिया सर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। If a smaller power interprets the US actions described in the passage as a betrayal of diplomatic norms, अगर कोई छोटा देश वो समझता है कि जो यूएस का कार्रवाई है वो डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक जो बातचीत है उसका बिट्रेयल है, उसका धोखा है, उसको धोखा देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली स्ट्रैटेजिक शिफ्ट सच अ कंट्री माइट मेक, तो ऐसी क्या संभावना है कि ऐसा कोई देश किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएगा? स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री अलायंसेस विद यूएस फॉर ग्रेटर सब प्रोटेक्शन, तो इनकरेक्ट है। अगर उनको लग रहा है कि यूएस धोखा दे रहा है तो उन्हीं के साथ में क्यों प्रोटेक्शन के लिए हाथ में लाएगा? इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर डेटरेंस टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, बिल्कुल करेक्ट है। अपने न्यूक्लियर हथियारों का वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा ताकि अपने देश की अखंडता संप्रभुता को बचा सके। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि इस आंसर के साथ में जो राइटर हैं वो शायद ईरान के साथ में ताल्लुक रख रहे हैं कि ईरान क्या कहना चाह रहा है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि ईरान ने अभी तक किसी के ऊपर डायरेक्ट खुद से जाके तो अटैक नहीं किया ना। चलिए, ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स में आपको आरसी, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनसे कि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।